नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे आप परिचित हैं, शुगर एक ऐसा शब्द है जिससे आप परिचित हैं। क्या कैंसर और शुगर में कोई संबंध है? या मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि कैंसर के लिए यह कहा जाता है और यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि जहाँ पर शरीर की सामान्य कोशिका को अगर 1 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि समृद्धि के लिए, वहीं पर कैंसर की कोशिकाओं को उसकी 15 गुने मतलब 15 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि किसी कैंसर पेशेंट के शरीर में जैसे ही ग्लूकोज पहुंचता है, शर्करा पहुंचती है, तो यह कोशिकाएं उनका भक्षण कर लेती हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि अगर कैंसर की कोशिकाओं को शुगर देना बंद कर दिया जाए या शुगर खाना ही पूरी तरह बंद कर दिया जाए, तो यह कैंसर की कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाएंगी और ऐसा कैंसर का पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। कहने की बात यह है कि मैं एक बनारस के मुख के कैंसर के पेशेंट हमारे नैना दयाल होम्यो क्लिनिक में जुड़े हुए हैं, जिनको सितंबर 2023 में लाया गया था और मैंने उन पर इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले उनकी शुगर को बंद कर दिया। शुगर को बंद करने का परिणाम यह हुआ कि उनका कैंसर तो पूर्ण रूप से नहीं ठीक है, लेकिन वह खाना खाने लगे, वह बात करने लगे हैं और वह अभी जीवित हैं, जबकि उनका कैंसर जो था वो 3rd स्टेज पार कर चुका था। ख़ास तौर से कैंसर का टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम पेट स्कैन कहते हैं। पेट स्कैन का मतलब होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और इसके अंतर्गत एक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन को कहते हैं फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। इसका इंजेक्शन देने पर जहाँ जहाँ कैंसर कोशिकाएं होती हैं और जब इसको स्कैन किया जाता है तो वो चमकने लगती हैं, और उन चमकने के आधार पर ही यह जाना जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर कहाँ तक फैल चुका है। लेकिन मैं आज कैंसर की बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ अगर शुगर, अभी वैसे ये प्रयोग का विषय है, अभी बहुत इस पर काम होना है कि अगर शुगर को नियंत्रित कर लिया जाए तो क्या कैंसर के रोगियों को बचाया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने जो उस प्रयोग के बाद देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हमें मिले जो कैंसर रोगी भी हैं और शुगर के पेशेंट भी हैं और उनका कैंसर बढ़ रहा है। ख़ास तौर से शुगर, मधुमेह को हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हम जो कुछ भी ज़्यादातर खाते हैं उसको आप इस तरह से समझें कि ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि जब बनी या मानव ने आज से 60 लाख साल पहले जब मानव जीवन अपना उद्भव हुआ है, उसके बाद से उसके पास गुड़ था या चीनी थी, ऐसा कुछ तो था नहीं। प्राकृतिक रूप से केवल उसके पास शहद था, वो भी उसका ज्ञान उसे बहुत बाद में हुआ होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। ऐसी स्थिति में शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ग्लूकोज से मिलती है, और ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए जब भी आप कुछ खाते हैं, कम से कम प्रकृति में प्रोटीन उपस्थित है, फैट उपस्थित है। उन चीज़ों से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है लीवर, उसकी यह खासियत है कि वह प्रोटीन और फैट को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर सकता है और शरीर की शर्करा की आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। यही लिए कहा जाता है कि ज़्यादातर अगर व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट ना भी ले, शुगर कुछ भी ना ले, तो भी उसका शरीर चल सकता है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता यह है कि जिसे आप शुगर कहते हैं, उस शुगर के साथ रहते हुए व्यक्ति को यह समझना होगा कि जो शुगर है वह शरीर के एक दूसरे अंग, जिसे अग्न्याशय आप कहते हैं, अंग्रेजी में पैंक्रियास कहते हैं, उसमें एक लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं। उन लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा सेल्स की मदद से इंसुलिन पैदा होता है। यह इंसुलिन ही जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो उस मीठे पदार्थ को जिस ग्लूकोज में तो परिवर्तित करता है लीवर। अब इस ग्लूकोज को ले जाकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक यह इंसुलिन भेजती है, और जो शरीर में
ग्लूकोज उपयोग नहीं हो पाता है, उसे लीवर ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। और यही कारण है कि जब आपको थकान लगती है या ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो यह ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शरीर में इंसुलिन ने सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज पहुंचा दिया, उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके लीवर ने धर लिया, लेकिन एक सीमा है सब चीज़ों की। उस सीमा के बाद जो ग्लूकोज पड़ा रहता है वही रक्त में तैरता रहता है और आपके शरीर में शुगर के रूप में स्थापित होता है। यहीं पर आपको यह जानना चाहिए कि जो आपका रक्त है, आपके शरीर के वेट का करीब 8% रक्त होता है और उसका 1% नमक होता है, 1% चीनी होती है। अब अगर इस प्राकृतिक व्यवस्था में छेड़छाड़ होगी तो निश्चित रूप से उस रक्त में अगर चाहे नमक ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको समस्याएं हैं। शरीर में नमक ज़्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं। और अगर चीनी ज़्यादा हो गई है तो आपको मानी बात है शुगर हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगा। और इस मधुमेह से भी चूँकि खून मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो जब गाढ़ा हो जाएगा तो आप सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? आँख पर पड़ता है, क्योंकि आँख जिन कोशिकाओं से बना है, खासतौर से मनुष्य में उन्हें कोन्स कहते हैं, जानवरों में राट्स कहते हैं, लेकिन मनुष्य में भी राट्स होती है लेकिन कम मात्रा में होती हैं। इन कोन्स में रक्त जब बहेगा तो मोटा रक्त होने के कारण ये फट सकती हैं, इसीलिए आई हैमरेज शुगर वालों को ज़्यादा होता है। और यही शुगर खास तौर से रक्त में जब है और रक्त मोटा है तो जब यह पूरे शरीर के माध्यम से होती हुई किडनी के पास पहुंचती हैं, जिसका विषय नेफ्रोलॉजी में होता है, नेफ्रॉन्स के कारण इसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी में जब यह पहुंचती हैं तो जो वहाँ पर पोडोसाइट्स हैं, वो पोडोसाइट्स इस गाढ़े रक्त को चार्ज के द्वारा अलग करने में काफ़ी काम करती हैं। यही कारण है किडनी भी इफेक्टेड हो जाती है जिनको शुगर होता है। और जो ये इंसुलिन है इसको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन है क्या चीज़? इंसुलिन हमारे शरीर में, मैंने जैसा कि बताया कि पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय की उपस्थित लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा सेल्स द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन इनका जो संरचना है रासायनिक, वो एक पेप्टाइड चेन होती है एमिनो एसिड की, जिसमें 31 अमीनो एसिड और 20 अमीनो एसिड एक समानांतर पैरेलल चेन बनाते हैं जो सल्फाइड बॉन्ड द्वारा, सल्फर के बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती, इन्हीं ही हम इंसुलिन कहते हैं। लेकिन अगर यह सल्फाइड चेन टूट गई तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और हमारे शरीर में शुगर की कमी हो जाती है। इसके आधार पर आप जानते हैं कि कब बताया जाता है कि शुगर भी 2 प्रकार की होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में शुगर बिल्कुल ही नहीं बनती है और टाइप 2 में बनती है लेकिन उनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जब शुगर आपके शरीर में है तो हमारे देश में जो हमेशा से कहा जाता रहा है, क्योंकि ज़मीन जो है, यह देखा गया है कि जो इंसुलिन के उत्पादन को स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, उसमें क्रोमियम और वैनेडियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्रोमियम और वैनेडियम, अगर आप मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखेंगे तो उस मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक 23 का तत्व है वो क्रोमियम कहलाता है, जो 24 का है वो वैनेडियम कहलाता है। और ये क्रोमियम और वैनेडियम के बारे में अध्ययन हो चुका है कि यह इंसुलिन पैदा करने में सहायक होते हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नंगे पैर ज़मीन पर चलने की, टहलने की परंपरा रही है, लेकिन आधुनिकता और संस्कृति के उत्थान में अब आपको शायद ही याद हो कि अंतिम बार आप नंगे पैर कब चले थे। नंगे पैर चलना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पैर के तलुओं में भी पोर्स होते हैं, वहाँ पर जो ज़मीन में करीब 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब वह 18 एलिमेंट्स इन्हीं पोर्स के माध्यम से शरीर में पहुँचते हैं और आपके शरीर की शुगर को नियंत्रित करने में भी बहुत सहायक होते हैं। करीब 40% तक शुगर नीचे आ जाती है। यही नहीं, अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन है, तनाव है, लाली है, उन सब को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आप नंगे पैर टहलते हैं तो वह अंदर पहुँच कर उसको ख़त्म करती है और इसे
अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग टेक्निक बताकर चलाया जा रहा है, जिसे विश्व में बहुत प्रचारित किया जा रहा है। इस अर्थिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक को हम लोग करते रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि अब घरों में भी कंक्रीट है और बाहर भी कंक्रीट की सड़कें हैं। ऐसे में रोज़ या हफ्ते में एक बार करीब करीब 10 से 30 मिनट तक आपको ज़मीन पर टहलना चाहिए, ताकि इन पोर्स के माध्यम से आवश्यक तत्व, खासतौर से क्रोमियम, वेनेडियम आपके शरीर में पहुँचें। वैसे भी आपको पता होगा कि जो ये वेनेडियम है, वेनेडियम ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा पकड़ता है, और इनको यही कारण है कि जब कोरोना काल आया था तो वेनेडियम, खासतौर से होम्योपैथ में वेनेडियम 200 दवा खूब बिकी, क्योंकि यह ऑक्सीजन के लेवल को शरीर में बढ़ाती है। तो इसलिए आप इन तत्वों को शरीर में अपने रखने के लिए इसको खा सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 31 अमीनो एसिड और 20 अमीनो एसिड की एक पेप्टाइड चेंज है जो सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, और वो सल्फ़र होता है, और सल्फ़र सबसे ज़्यादा किसमें है? लहसुन में है। इसलिए लहसुन को भी आप रोज़ खाली पेट खा सकते हैं। खाने में आपको बदबू लगती है, कड़वा लगता है, तो आप इसे पानी से पी लीजिए, क्योंकि आपका जो स्टमक है उसकी पीएच वैल्यू 1.2 है। 1.2 में वो खुद ब खुद उसमें पचा लेगा, गल जाएगा, और इसके कारण आपके इंसुलिन को बनाए रखने में भी बहुत सहायक मिलेगी, और उसे कम करने में भी सहायता मिलेगी। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि आपके शरीर में आज के बाजारीकरण के युग में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर समय मुंह नहीं चलते रहना है। शरीर का भी एक चक्र है। आपको ये तो पता है कि जाड़ा कितने दिन बाद आता है, गर्मी कितने दिन बाद आती है, रात कब होगी, दिन कब होगा, लेकिन आप अपने शरीर के चक्र को भूल गए हैं। जब आप, जिसको गट कहते हैं, मुंह से खाए गए खाने से मल द्वार तक निकलने की पूरी व्यवस्था गट कहलाती है, और इस खाने को पूरी तरह पचाने में 4 घंटे लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको खाना एक बार खाने के बाद 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आपने खाना खाया नहीं, सड़क पे निकले और चाय पी लेते हैं, कुछ मिला स्नैक्स खा लेते हैं। इन सब कारणों से लीवर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, और अतिरिक्त काम शरीर के सारे अंगों को करना पड़ता है। और ये अतिरिक्त काम ही आपको मैं एक अपने कैंसर के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब आप अतिरिक्त काम शरीर से बार बार करवाएंगे तो शरीर अपने को जिंदा रखने के लिए उन तत्वों को ज़्यादा निकालेगा जिन तत्वों की आवश्यकता शरीर को नहीं है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो। और यही कारण है कि हम डायबिटिक हो जाते हैं, हम कैंसर से पेशेंट हो जाते हैं। तो जब तक भूख न लगे तब तक खाना मत खाइए, और खाना खाने में अंतर रखिए। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने में एक बार में एक ही अनाज खाइए, चाहे चावल खाइए चाहे रोटी खाइए। होता क्या है कि हम रोटी चावल सब चीज़ें एक साथ खाते हैं, उसके कारण खास तौर से लीवर को अलग अलग व्यवस्थाओं के चलते काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खाना खाने के साथ फल मत खाइए। फल अगर खाइए, एक चीज़ बड़ी ही अजीब सी समाज में फैली हुई है कि फल खाने से शुगर बढ़ जाएगा। नहीं, शुगर, फल में फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज से शुगर नहीं बढ़ती। और ख़ास तौर से यही कारण है कि सुबह के समय जूस पीने की हर धर्म और संस्कृति में व्यवस्था है। फल हमेशा दिन में खाना चाहिए, 12-1 बजे तक आप जितना फल खा सकें खाएं। आपको सलाद ज़्यादा खाना चाहिए। ये खाने से आपके शरीर की ऊर्जा नियंत्रित रहेगी और आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि आप जिन अनाज को खा रहे हैं, ख़ासतौर से आज हर जनसंख्या बढ़ने के कारण हाइब्रिडाइजेशन वाले अनाज इतने आ गए हैं, चाहे वो गेहूँ हो चाहे चावल हो, खासतौर से गेहूँ में, उन सब के कारण हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं बहुत बाधित हो चुकी हैं, और उन बाधित होती कोशिकाओं के कारण हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के बाधित होने के कारण शुगर की समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो आप, यह वीडियो जो मैं आपके लिए बनाया है वह इसलिए बनाया कि एक तो आप यह देखें कि अगर शुगर है और शुगर
के साथ साथ अगर शरीर में अतिरिक्त कोशिकाएं पैदा आप कर रहे हैं और वह अतिरिक्त कोशिकाएं सड़ गई हैं या उन कोशिकाओं को जब मरना चाहिए था नहीं मरी हैं, क्योंकि माइटोसिस समसूत्री विभाजन में 1 घंटे में कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब उपापचय की प्रक्रिया अनियंत्रित होने के कारण, विकरण के कारण, सभी कारणों से कभी कभी इन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन हो जाता है और ये कोशिकाएं शरीर को ज़रूरत नहीं है लेकिन वहाँ पर हो जाती हैं। अब इसमें ना रक्त की कोशिकाएं होती हैं न पोषणीय कोशिकाएं होती हैं, ये बढ़ तो जाती हैं लेकिन सड़ जाती हैं, रसौली बनती हैं और आपको कैंसर होता है। ऐसी स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अतिरिक्त जो भी हमारे शरीर में जाएगा वह हमारे शरीर में कैंसर पैदा करेगा, और कैंसर जब पैदा करेगा तो शुगर के पेशेंट होने के कारण वो ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि कैंसर की कोशिकाओं को ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज चाहिए। और इसका आपको देखना भी चाहिए अपने चारों ओर कि क्या उन लोगों को कैंसर ज़्यादा हो रहा है जिन्हें शुगर हो रही है। और आपको ये मेरे वीडियो से नहीं, खुद ये पता चलेगा कि हाँ ये बात सत्य है कि शुगर भी एक घातक स्थिति है कैंसर वालों के लिए। और शुगर आपके हाथ में है। आप मोटा अनाज खाना शुरू करिए, सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, लहड़ला, इन सब को अपने भोजन में लाइए और इनके खाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि चाहे शरीर में वात रोग हो, चाहे हड्डियों में दर्द हो, चाहे शुगर हो, सब कुछ नीचे आएगा। तो शुगर की दवा लेने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा कोई भी रोग, क्या कैंसर दवा लेने से ठीक हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। क्या मधुमेह ठीक हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके शरीर की ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एक बार हो गई वो ठीक नहीं हो रही हैं। तो दवाओं का जो आप चक्र चला रहे हैं उसका दूसरा दुष्परिणाम होने जा रहा है। वो परिणाम क्या है कि जो भी दवा आप खा रहे हैं, खासतौर से एलोपैथ में, वो आपके लीवर के ऊपर अतिरिक्त भार डालती है। लीवर को जैसे ही दवाई अंदर पहुंचती है उसको तोड़ना, फिर उसमें निर्धारित करना कि ये कहाँ जाएगी। तो जो लीवर को काम करना चाहिए था शरीर की टूट फूट को सही करने का, एंटीबॉडीज़ पैदा करने का, वो केवल इन दवाओं के तोड़ फोड़ और उनको सही जगह पे भेजने का काम करता है। इससे लीवर भी कमज़ोर होता है और दवाओं के प्रयोग से आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और आप उन दवाओं को खाकर ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बीमार हो जाते हो। डॉक्टर कहता है अब 1 नहीं 2 गोली लीजिए, अब 2 नहीं 3 गोली लीजिए, अब सुबह शाम भी लीजिए, अब सुबह दोपहर शाम लीजिए। तो इन सारी बातों से आप तभी बच सकते हैं जब आप संस्कृति में संतुलित आहार की जो बात की गई है कि क्या खाना चाहिए आपको, फल कब खाना चाहिए, दूध कब पीना चाहिए, खाना ही कब खाना चाहिए, खाना कितना खाना चाहिए और पैदल कितना चलना चाहिए, पैदल नंगे पैर कितना चलना चाहिए, उन सारी बातों को जब आप समझ लेंगे तो शुगर तो जब नियंत्रित रहेगी तो दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आपके बॉडी में नियंत्रित हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन भारतीय संविधान के गरिमापूर्ण जीवन के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको स्वस्थ रहने के वह सामान्य तथ्य बता सके जिस पर आप स्वयं विचार कर सकें और ये समझ सकें कि हाँ इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। और जाते जाते मैं एक बात आपको और बता दूं, आज के बाजारीकरण में मैक्रोनी खाइए, पास्ता खाइए, मोमो खाइए, समोसा खाइए, कचौड़ी खाइए, दाल मोठ खाइए, सब जगह मैदा है। अब तो गुजिया भी बिकने लगी है। और इस मैदे में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है अलेक्जेन। ये अलेक्जेन जो है, जैसे आप मैदा एक बार खाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार मैदे की चीज़ें खा रहे हैं तो यह लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स को निष्क्रिय कर देती है और जब वो निष्क्रिय होंगी तो इंसुलिन बंद हो जाएगा। इसीलिए आप अपने जीवन में मैदे के चीज़ों को बहिष्कृत करिए, उसे हटाइए। मैदे की चीज़ जितना आप खाएंगे ना चाहते हुए भी आप शुगर के पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके इसी खान पान की वजह से बीटा सेल्स निष्क्रिय होंगी, इंसुलिन बनेगा नहीं और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपके शरीर में शुगर जो भी खाएंगे वो तैरेगा। तो एक छोटा सा काम कि हम मैदा नहीं खाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट, चीनी, खासतौर से केमिकल वाली चीनी कम से कम खाएंगे और ना हो तो नहीं ही खाएंगे। हम पैदल ज़्यादा चलेंगे, हम भूख जब लगेगी तभी खाना खाएंगे। ये सारी बातें करने से निश्चित रूप से आपका शुगर नॉर्मल रहेगा। चूँकि मैंने कई रोगियों को इससे ठीक करा है, बिना दवाओं के रखा है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ
एक बार करिए। और एक चीज़ और बताऊं कि जितने यूट्यूब पे वीडियो बनते हैं कि 15 दिन खाइए ये हो जाएगा और 15 दिन में असर देखिए, 1 महीने, सब झूठ है। कम से कम जब तक आप 3 महीना जो मैंने बातें बताई उस पर अमल कर लेंगे, तब आपको उसका परिणाम दिखाई देना आरंभ होगा। क्योंकि शरीर का मैकेनिज़्म जो आप कर रहे हैं उसको ग्रहण करने में समय लेता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया आती है और प्रतिक्रिया से फिर आपको परिणाम मिलता है। लेकिन अगर आपको लंबा जीना है तो अपने लीवर को अच्छा रखना है, अपनी किडनी को अच्छा रखना है, अपनी लैंगरहैंस की दीपिकाओं को मजबूत रखना है और मैदे से दूर रहना है। इन सारी बातों को अगर आपको अच्छा लगे तो दूर तक ले जाइए, ताकि हम आप मिलकर स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। और मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। नमस्कार।